Bismillahirrahmanirrahim. Today will be a lecture of normal fetal growth and development, and today we are going to discuss a new book. इसमें बुक से डिस्कस करने की इससे जरूरत है कि लेक्चर तो ऑलरेडी आपका हो चुका हुआ है. इन मेन पॉइंट्स को मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बुक में ताकि आप कम से कम एक दफ़ा बुक रीडिंग कर लें इस चैप्टर की, क्योंकि इट इज़ बेसिकली क्लिनिकल, इट इज़ मोर थ्योरेटिकल लेक्चर एज कम्पेयर टू क्लिनिकल लेक्चर. So we will start with normal fetal growth and development. Why the understanding of the normal fetal growth and development is important? Because different complications can arise in pregnancy. For example, an understanding of the development of lungs will explain why preterm infants are at risk of respiratory distress syndrome and term infants are not. इसमें आपको अगर आपको नॉर्मल डेवलपमेंट जो है इसकी फीचर्स की वो आपको पता होगी या ये पता होगा कि कौन सा इवेंट किस टाइम के ऊपर हो रहा है. अगर प्री टर्म बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, या उसमें कोई कंजेनिटल एनोमली है तो किस टाइम पर डेवलप हो रही है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो सारी डिटेल आपको पता होगी तो फिर ही आप उसको उसकी फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो फीटल ग्रोथ जो है सबसे पहले इट इज़ हम उसको असेस कैसे करते हैं. फीटल ग्रोथ को हम दो तरीके से असेस करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट और एक थ्रू इन्वेस्टिगेशंस. क्लिनिकल असेसमेंट आपको पता है कि वो यूजुअली यूज द मेथड ऑफ सिम्फिजियो फंडल हाइट, जिसमें कि हम यूट्राइन साइज को असेस करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर एज ऑफ द क्यूबिक सिम्फिसिस टू द यूट्राइन फंडस, दैट इज कॉल्ड सिम्फिजियो फंडल हाइट. इसके अलावा जो दूसरा मेथड है दैट इज मोर रिलायबल इज थ्रू अल्ट्रासाउंड में जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, उसमें दोबारा आपको रिवाइज करा दिया जाएगा कि अल्ट्रासाउंड में हम जो पैरामीटर्स डिफरेंट टाइम्स पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह इनिशियली जो है हम पहले क्राउन जेस्टेशनल एज का साइज सैक का साइज़ लेते हैं, उसके बाद क्राउन रम लेंथ लेते हैं, फिर उसके बाद फीमर लेंथ, फिर जो है बाइपराइटल डायमीटर, उसके बाद वेट निकालने के लिए एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में ये किया जाता है. तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. उसके बाद डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं प्योलरी की जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है फीटल ग्रोथ मॉनिटर की जाती है. और जिस तरह के हमेशा एक स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं ग्रोथ के, जैसा फीड्स में भी दो चार्ट्स होते हैं, इसी तरह फीटल ग्रोथ के भी स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं. उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उससे कंपेयर करके देखते हैं कि वेदर फीटस इज गोइंग नॉर्मल और इट इज गोइंग एबनॉर्मल. अगर फीटस जो है एस्टिमेटेड जो फीटल वेट है दैट इज within the normal range, that is called as along the it is more than 10 centile and less than 19 centile, तो then it will be considered normal. और अगर वो उससे कम है 10 centile से नीचे चला जाता है या 5 centile से कम हो जाता है उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. और अगर जो है वो 90th सेंटाइल से बड़ा हो जाता है बेबी की जो ग्रोथ है तो इट इज विल बी कॉल्ड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज. तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज क्या है? The baby is less than the 10th centile is described as being small for gestational age. ठीक है. An SGA fetus may be constitutionally small. In other words, their growth potential was reached and they were destined to be that small. ठीक है जी. तो कुछ जो इसमें जो समझने वाली बात है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में, इसमें दो टाइप्स के बेबी होंगे. एक तो बेबी कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल होगा, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी और उसमें उसके जो ग्रोथ पोटेंशियल सारे हैं उसने अचीव कर लिए होंगे, लेकिन उसका जो वेट है वो उससे कम आ रहा होगा 10 सेंटाइल से. और दूसरा जो बच्चा है जिसमें वाकई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है और उसके जो है एस्टिमेटेड फीटल वेट है वो लेस देन 10 सेंटाइल है, तो उसको हम कहेंगे फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या IUGR जो पुराना वर्ड था, और अब जो है FGR का जो टर्म है यूज हो जाती है. FGR is very important in obstetrics because it is associated with significant increased risk of perinatal morbidity and mortality. Growth restricted fetuses are more likely to suffer intrauterine fetal hypoxia and asphyxia, and consequence can result in stillbirth and can have symptoms of HIE, that is hypoxic ischemic encephalopathy, which can manifest in the form of seizures and multi-organ failure or other complication. So we have to differentiate between the small for
constitutionally small baby that is normal, that is small for gestational age, or an FGR baby. अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एंटिसिपेट हम करते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज में, दैट इंक्लूड न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, hypoglycemia, infection, and necrotizing enterocolits. In the medium term, cerebral palsy is more prevalent, and it is now recognized from large epidemiological studies that low birth babies are more likely to develop hypertension. उसके बाद ये तो immediate complications हैं जो कि at birth होती हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी, उसके अलावा हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसके अलावा जो स्टडीज़ ने प्रूव किया कि जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी एफजीआर बच्चों में होती है, दैट इंक्लूड्स हाइपरटेंशन, cardiovascular disease, that is ischemic heart disease and stroke, and diabetes in adult life. So FGR is a long lasting जो है डिजीज है, ये एक टाइम पे बच्चे को इफेक्ट करके तो खत्म नहीं हो जाएगी, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है आपको समझने के लिए कि पहले तो आप ये पिक्चर देख लें जो आपके बुक में भी ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो नॉर्मल शो कर रही है, और जो उसके ऊपर ब्लू लाइन में है वो एक स्टैंडर्ड जो है आपकी चार्टिंग है। उसके अलावा अगर वो उससे लेफ्ट अबव है तो दैट मीन्स बेबी इज नॉर्मल, दैट इज द फीटस ए, और जो उसके बिलो है वो फीटस बी है, दैट हैज सब ऑप्टिमल जो ग्रोथ है। तो ये जो है इसके ये चार्ट्स हैं, इनके अगेंस्ट जो है ग्रोथ जो है उसको हम मॉनिटर करते हैं और उससे हमें आइडिया जाता है। यूजली जो है फीटल ग्रोथ का स्कैन है वो आफ्टर 2 वीक्स के बाद रिपीट कराते हैं। अगर हमें किसी बेबी में ये लगे कि जो है इसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो हम फ़ौरन उसको लेबल नहीं करेंगे, वी विल टेल द पेशेंट टू रिपीट द स्कैन। ग्रोथ स्कैन जैसे आपको पता है ऑब्स्टेटिक्स आप एक दफ़ा कवर कर चुके हैं कि इट यूजुअली परफॉर्म इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर एक ग्रोथ जो है वो उसके नॉर्मल एलएमपी से मैच नहीं कर रही तो हम उसको एफजीआर लेबल नहीं करेंगे। मे बी इट कैन बी मिस्टेकन डेट्स, पेशेंट को अपनी एलएमपी याद नहीं है, कोई और वजह हो सकती है, तो हम उसको पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद दोबारा कॉल करेंगे और उस पर हम फिर लेबल करेंगे कि बाकी ये एफजीआर है या इसमें मिस्टेकन डेट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ फीटल ग्रोथ एंड बर्थ वेट। कुछ कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फीटल ग्रोथ एंड बर्थ वेट दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बेबी। जैसा आपको पता है कि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, the ultimate birth weight is therefore the result of interaction between the fetus and the maternal uterine environment. Fetal growth is dependent on adequate delivery to and transfer of nutrients and oxygen across the placenta. ज़ाहिर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिस्पोजल होगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो है उसमें मेन फंक्शन है, वो किडनी फंक्शन भी कर रहा है, लंग फंक्शन भी कर रहा है, ठीक है, और वो इन टर्न विच रिलाइज ऑन द अप्रोप्रिएट मैटरनल न्यूट्रिशन एंड प्लेसेंटल परफ्यूजन। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं और ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ग्रोथ को कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स जो हैं, जो इंटरनली हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। उसके अलावा थायरॉक्सिन जो है T4 है, उसका बड़ा मेन रोल है फीटल ग्रोथ में, और अगर थायरॉक्सिन का जो लेवल है एडिक्वेट ना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा एब्नॉर्मलिटीज़ जो हैं वो बेबी में हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे आपको पता है क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का बड़ा रोल है, तो जो हाइपर इंसुलिनीमिया है वो जो है वो बेबी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, विच अकर इन एसोसिएशन विद मैटरनल डायबिटीज मेलाइटिस व्हेन मैटरनल ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज सब ऑप्टिमल results in fetal microsomia within particular excessive fat deposition। क्योंकि इंसुलिन जो है वो उसकी फीटल ग्रोथ की वजह क्या है, इंसुलिन का कैटाबॉलिक एनाबॉलिक हार्मोन सॉरी, तो जब एनाबॉलिक हार्मोन है और जब उसे कहते हैं मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है, वो जो मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में जाएगा, तो फीटल पेनक्रियाज इन रिस्पांस टू मैटरनल जो हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड है वो इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट करेगा। तो जो फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया है विच अकर इन एसोसिएशन विद मैटरनल डायबिटीज, इट विल रिजल्ट इन
suboptimal, which is the result of the maternal suboptimal glycemic control, it will result in excessive fetal growth. तो ये क्वेश्चन भी आपसे वायवा में पूछा जा सकता है कि why there is excessive weight gain, fetal macrosomia and diabetes. तो इसका आंसर ये होगा कि due to maternal hyperglycemia, there is fetal hyperinsulinemia, increased secretion of the fetal insulin. That will lead, and as insulin is anabolic hormone, so it promotes fetal growth. उसके अलावा जो इस मेन फैक्टर्स है डिटरमिनेंट्स ऑफ फीटल ग्रोथ है, इसको हम 3 हेडिंग्स में मेनली डिस्कस करते हैं। इसमें वैसे तो ऑब्स्टेटिक्स में यूजुअली आप कॉजेज या इफेक्ट्स जो है मैटरनल फीटल लिखते हैं, लेकिन इसमें हम 3 सब हेडिंग्स दी हैं दैट इंक्लूड फीटल, मैटरनल एंड प्लेसेंटल इन्फ्लुएंसेस। उसमें जो सबसे पहले फीटल इन्फ्लुएंसेस में आ जाता है जेनेटिक, जिसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, जिसका कोई ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें जो 3 मेन सिंड्रोम्स हैं वो है क्रोमोसोम जो ट्राइसोमी 13, दैट्स पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, दैट्स ट्राइसोमी 18, एंड जो कुछ कंपैटिबल विद लाइफ है दैट इज ट्राइसोमी 21। तो ये जो तीनों जो हैं ये जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको आप कोई ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अदर जेनेटिक इन्फ्लुएंस हैं दैट इज द fetal sex is the other genetic influence is fetal sex with slightly greater birth weight in males. ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर बेबी इज मेल तो बर्थ वेट ज़्यादा होगा। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है दैट इज एपिजेनेटिक। Increasingly, it is recognized that epigenetic changes play a role in determining fetal size. Epigenetic changes are modifications of DNA, which occurs without any alteration in the underlying DNA sequence and can control whether a gene is turned on or off and how much of the particular message is made. Emerging evidence shows that genes that are paternally expressed promote fetal growth. वे अगर जो फादर की साइड की जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही हैं तो वो फीटल ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, और अगर वो मैटरनल साइड की ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही हैं तो वो फीटल ग्रोथ को सप्रेस करेंगी। तो ये भी वो फैक्टर है जिसके लिए हम ज़्यादा कुछ मतलब जो डॉक्टर या जो आउटसाइड से आप इंटरवीन नहीं कर सकते। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है दैट इज़ इन्फेक्शन, दैट इज़ वेरी कॉमन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है दैट आर द टॉर्च इन्फेक्शंस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड सिफिलिस। ऑब्वियसली अगर पेशेंट गुड एंटीनेटल केयर है और उसके बाद इनिशियली सीरम लिया गया है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लिया जाता है, और वो उसमें एंटीबॉडीज चेक करते हैं फॉर दिस इन्फेक्शन, और उसके बाद अगर उस पेशेंट ने ये इन्फेक्शन एक्वायर किया तो इसका मतलब है कि दिस इन्फेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसका इन्फ्लुएंस जो है कि इट कॉज severe congenital anomalies in the fetus. Either the fetus will be it will result in fetal death or severe congenital anomalies or intrauterine growth restriction or FGR. तो ये 3 जो हैं ये हैं fetal influences that include genetic, epigenetic and infection. उसके बाद हम आ जाते हैं maternal influences पे। maternal influences में सबसे पहले जो चीज़ है फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आ जाता है, मैटरनल हाइट, मैटरनल वेट, एज एंड एथनिक ग्रुप। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आगे से फीटल बर्थ वेट को इफेक्ट करते हैं। Obviously, अगर mother is heavier and taller, mothers tend to have bigger babies, and certain ethnic groups have lighter babies. For example, South Asian and Afro-Caribbean. इन सब में जो है वो बेबीज हैं वो उनका साइज कम होगा, स्मॉल होंगे, और अगर मदर टॉल है और अच्छी बिल्ड की है तो बेबी का वेट ज़्यादा होगा। उसके अलावा पैरिटी जो है, इंक्रीजिंग पैरिटी जो है वो बर्थ वेट को इंक्रीज करती जाती है। उसके अलावा जो एज इन्फ्लुएंस है कि एज इन्फ्लुएंस के साथ भी एज इन्फ्लुएंस रिलेट टू द एसोसिएशन विद एज एंड पैरिटी इन ओल्डर वुमेन जो है उसमें ऑब्वियसली अगर FG आ रहा है तो वो क्यों होगा, क्योंकि ओल्डर वुमेन में क्रोमोसोमल एनोमलीज का भी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जाएगा अबव 35 और 40, और उसके अलावा दूसरी जो है कोमॉर्बिडिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, दे ऑल अफेक्ट द बर्थ वेट। उसके बाद बिहेवियर चेंजेस आ जाती हैं। उसमें जो 3 फैक्टर्स हैं वो हैं अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ वो स्मोकिंग है, क्योंकि हुक्का स्मोकर्स भी खवातीन होती हैं। उसमें ये देखा गया है कि जो स्मोकिंग की वजह से जो बेबी वेट होता है वो 300 ग्राम तक कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर मदर्स। और उसकी वजह क्या है
because of the release of the carbon monoxide, and it has effects on the vascular effects on the uteroplacental circulation. और स्टॉपिंग स्मोकिंग जो है वो बर्थ रेट को इंक्रीज करता है। इसी तरह जो अल्कोहल कंजम्पशन है स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज, ये जो बर्थ वेट को 500 ग्राम तक रिड्यूस कर सकती है अगर कोई भी जो मदर है वो रेगुलर ड्रिंक करे। इसके अलावा जो इलिसिट ड्रग्स हैं जिसमें कोकेन आ जाती है, हीरोइन आ जाती है, these also cause low birth babies because of the vascular damage. Or placental abruption is associated with cigarette smoking and use of the recreational drugs like cocaine. उसके बाद जो थर्ड मैटरनल फैक्टर है दैट इज क्रॉनिक डिजीजेस। जैसे आपको सबको पता है क्रॉनिक डिजीज में पाकिस्तान में सबसे कॉमन है दैट इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ठीक है जी, दोनों जो है हाइपरटेंशन स्पेशली रीनल डैमेज भी करेगी और प्लेसेंटल फंक्शन को अफेक्ट करती है। उसके अलावा लंग और कार्डिक कंडीशंस लाइक हो सकती हैं लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस और कंजेनिटल और साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। उसके अलावा मैटरनल थ्रोम्बोफिलियास कैन आल्सो रिजल्ट इन प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस एंड इंफाक्शन, और ये जो है वो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह भी होती है। उसके बाद आ जाती है प्लेसेंटल इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली प्लेसेंटा जो है इट इज़ अ मेन कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर, और उसका जो की फंक्शन है कि इट इंश्योर्स दैट द फीटस रिसीव्स एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर। So placental insufficiency occurs when there is inadequate transfer of nutrients and oxygen across the placenta to the fetus. It can be due to poor maternal uterine artery blood flow. कोई भी वजह हो सकती है। वेसल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, थिकर प्लेसेंटा ट्रोपोब्लास्ट बैरियर है जिसमें कि जब ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन हो रही होती है तो जो उसकी स्पायरल आर्टरीज हैं वो बिल्कुल थिन हो जाती है, उनकी मस्कुलर लेयर ख़त्म हो जाती है। और हाइपरटेंशन और दूसरी जो भी प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें वो मस्कुलर लेयर जो है वो ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसकी यूट्रस जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं और प्लेसेंटल जो ट्रांसफ्यूजन है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो प्लेसेंटल इन्फेक्शन सेकेंडरी टू द मैटरनल क्रॉनिक कंडीशंस discussed above, or a premature separation as in placental abruption can impair this transfer and hence fetal growth. तो सारी जो placental abnormalities हैं like placental abruption, hypertension, it can lead to FGR or fetal growth restriction. उसके बाद आ जाते हैं ये तो हमने डिस्कस किए कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फीटल ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं। अब फीटल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें जो सबसे मेन रोल है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और देयर इज अ marked difference between the adult circulation and the fetal circulation. ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपको 4 शंट्स का नाम आना चाहिए, MCQ भी आ सकते हैं। The fetal circulation is characterized by 4 shunts that ensure that the oxygenated blood from the placenta is delivered to the fetal brain. इसमें जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, एक तो ये कि adult and fetal circulation is different. उसके बाद 4 शंट्स के आपको नाम आने चाहिए, दैट इज अम्बिलिकल सर्कुलेशन, डक्टस वेनोसिस, फोरामन वेन, डक्टस आर्टियोसिस, इनका रोल क्या है। और तीसरी बात ये है कि ये शिफ्ट कब होती है, और चौथी बात ये कि जो अपर पार्ट ऑफ द फीटल ब्रेन है उसको 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जाती है। जो बिलो जो है थॉरक्स जो है एब्डोमेन एंड जो है लिम्स है उनको कंपैरेटिवली मिक्स ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको उसको आइडिया हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कॉर्डल एंड ऑफ द फीटल एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा, इससे जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज कर रही हैं। ठीक है जी, अम्बिलिकल आर्टरीज जो है यूजुअली 2 इन नंबर, लेकिन सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी हो सकती है। और उसमें जब हम प्लेसेंटा काटते हैं तो हमें एग्जामिन करना होता है प्लेसेंटा में कि जो हैं 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं कि नहीं, क्योंकि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरीज आल्सो कॉज ऑफ IUGR फीटल ग्रोथ सिस्टम। तो जो दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज हैं दैट आर गोइंग टू द प्लेसेंटा जो है वो इट इज एक्टिंग एट अ सिलन, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द ब्लड जो है प्रोटीन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद अम्बिलिकल वेन इज कैरिंग 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, अम्बिलिकल वेन जो है वो आप देख रहे हो पिक्चर में किधर जा रही है, लिवर में।
ठीक है, लिवर में जा रही है, लेकिन लिवर में से ये बाईपास, लिवर से ये सिर्फ एक पैसेज है, लिवर को ये सप्लाई नहीं करेगी। लिवर को जो थोड़ी बहुत सप्लाई की जाती है, लेकिन मेनली जो है इट गोज टू इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, जो थ्रू डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस जो है ये जाके थ्रू इंफीरियर वेना केवा इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जाती है, यानी कि राइट एट्रियम में दो तरह का ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी जा रहा है और जो है ऑक्सीनेटेड भी चल रहा है। अब जो राइट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, it grows from the right atrium directly to the left atrium through foramen veil। ये आप देख सकते हैं, एरो नजर आ रहा है आपको। तो उसी में से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाता, एंड इट गोज डायरेक्टली, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू फोरामेन वेल टू द लेफ्ट एट्रियम। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, इट गोज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो है ये लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वहाँ से ये असेंडिंग एओर्टा के जरिए ये इट सप्लाइज 100% ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द ब्रेन। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो फीटस में किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जो 100% ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जा रहा है ब्रेन को। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि लंग्स आर नॉन फंक्शनिंग इन द फीटस, ठीक है। तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी को जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड बाईपास कर देगा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अभी उस तरह फंक्शन नहीं कर रही हो सकती जिस तरह के ये आम एडल्ट जो है लाइफ लीड करती है। उसके अलावा एक और शंट है जो इस पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ, डक्टस आर्टेरियोसिस। वो कहाँ से कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरीज को डायरेक्टली टू द डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है जी। जब 100% ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है थ्रू असेंडिंग एओर्टा एंड आर्च ऑफ द एओर्टा अपर बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द डिसेंडिंग एओर्टा, और वहाँ पे फिर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, और फिर जो एब्डोमेन और लिम्स हैं उनको मिक्स ब्लड सप्लाई किया जाता है। जिस तरह के आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पहले हाई जो कलर है डार्क रेड है, उसके बाद वो स्लाइटली लाइलेक और पिंक पर्पलिश सा हो रहा है, और उसके बाद जो बिल्कुल लो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लाइट ब्लू में। तो इस ये जो चार आपको शंट्स हैं ये पता होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि लंग्स आर नॉन फंक्शनिंग एट बर्थ। जब लंग बच्चा जो इसकी रेस्पिरेशन शुरू होती है, जब स्टिमुलस मिलता है तो लंग्स एक्सपैंड करती हैं, और फिर उसके बाद डक्टस वेनोसिस जो है वो क्लोज होता है, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल जो है वो ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और डक्टस आर्टियोसिस जो है इट क्लोज फंक्शनली विद इन द फ्यू डेज ऑफ द बर्थ। तो अगर इसमें कोई मिसमैच हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह के लिखा हुआ है, प्रायर टू द बर्थ द डक्टस आर्टियोसिस रिमेन्स पेटेंट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन व्हिच एक्ट एज अ लोकल वेसोडाइलेटर। कुछ ड्रग्स जो हैं जो प्रोस्टासाइक्लिन E2 की को इनहिबिट करती है, इट कैन कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टियोसिस, जो कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है। Premature closure of the ductus arteriosus has been reported with the administration of cyclooxygenase inhibitors. At birth, the cessation of umbilical blood flow causes cessation of flow in the ductus venosus. जैसे umbilical जो है blood flow umbilical cord काटती जाती है तो umbilical flow कम हो जाता है. It causes cessation of flow in the ductus venosus. A fall in pressure in the right atrium, जाहिर है पहले तो oxygenated blood जो high flow के साथ जा रहा है, और राइट एट्रियम जो है उसमें प्रेशर फॉल कर जाएगा एंड दिस सेसेशन and the closure of the foramen veil. Ventilation of the lungs open the pulmonary circulation with the rapid fall in pulmonary vascular resistance, which dramatically increases the pulmonary circulation. So this is how the transition from the fetal to adult life take place. इसमें क्या उन्होंने जो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? This transition to fetal or adult circulation is delayed usually because the pulmonary vascular resistance fail to fall despite adequate breathing. अगर उसमें ये जो है लंग्स की सर्कुलेशन लंग एक्सपैंड ना करें तो ये सर्कुलेशन जो है फ्रॉम ट्रांजिशन जो है ये नहीं होता, और
persistent fetal circulation जो है वो persist करती है, results in left to right shunting of the blood from the aorta to the ductus arteriosus to the lung. वो सारा जो मैकेनिज्म है जो कि फीटल लाइफ में तो बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि उसमें मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग शुरू हो जाएगी. This delay in closure of the ductus arteriosus that is most commonly seen in infants born preterm. It results in congestion in the pulmonary circulation and reduction in the blood flow to the GIT tract and brain, as is implicated in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis and intraventricular hemorrhage, both of which are common complications associated with preterm birth. ये जो है fetal circulation और lungs की expansion जो है at the time of the birth, that is very very important and vital. उसके बाद ब्रीफली उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बताया है, उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है कि कॉर्डल एंड क्लोज होता है, जो न्यूरल ट्यूब बनती है, उसके बाद उसके जो एंड वाले ओपन रहते हैं, और अगर न्यूरल ट्यूब क्लोज ना हो और उसमें बीच में कोई सेंट्रल डिफेक्ट हो तो इट विल रिजल्ट इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि प्री डेंटल डायग्नोसिस में ज़्यादा डिस्कस है. उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डेवलप्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ फ्रॉम द प्रिमिटिव फोरगेट एट अबाउट 3 to 4 weeks. Post conception in 4 to 7 weeks, at the 4 to 7 weeks, epithelial tube branches and vascular connections are forming. By 20 weeks, the conductive airway tree and parallel vascular tree is well developed. उसके बाद जो 26 weeks के ऊपर जो है further development होती है, type 1 and type 2 epithelial cells are beginning to differentiate. जो pulmonary surfactant है जिसका बड़ा important role है in the development of the lungs, it is a complex mixture of phospholipids and proteins that reduces the surface tension at air-liquid interface of the alveolus, is produced by type 2 cells starting from about 30 weeks. जो type 2 cells हैं जो lungs में होते हैं वो 30 weeks के बाद जो है वो डेवलप होने शुरू होते हैं और उसके बाद ये सर्फेक्टेंट सेक्रीट करते हैं. इसलिए जो है ये जो वायबिलिटी जो है जो मेनली जो बेबी सर्वाइव होते हैं यूजली 30 या 28 वीक्स के बाद होते हैं. The fetal lung is filled with fluid, the production of which starts in early gestation and ends in the early stages of labor. At birth, the production of this fluid ceases and the fluid present is absorbed. जो fluid होता है वो absorb हो जाता है और it is जो है oxygen उसको replace कर देती है. Adrenaline, to which the pulmonary epithelium become increasingly sensitive towards term, appears to play a major role in this process. Adrenaline है वो major role play करती है इस सारे process में. With the clearance of the fluid and with the onset of breathing, the resistance in the vascular bed falls and result in increase in pulmonary blood flow. A consequent increased pressure in the left atrium leads to the closure of the foramen vein. पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा था, अब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होगा, फोरामेन वेन क्लोज हो जाएगा और लंग एक्सपेंड कर जाएंगे. उसके बाद अब जो प्रॉब्लम आती है वो होती है प्री टर्म इन्फर्ट्स में, जिसके लिए हम स्टीरॉयड कवर देते हैं. और हमेशा ये होता है कि जब बच्चा प्री टर्म में है 37 वीक से पहले हमें कोई भी बच्चा है डिलीवर कराने की तो हम उसको स्टीरॉयड देंगे. स्टीरॉयड क्या है? कॉर्टिसोल. Pulmonary surfactant prevents the collapse of the small alveoli during expiration by lowering surface tension. The predominant phospholipid is surfactant, 80%, and phosphatidylcholine lecithin, the production of which is enhanced by cortisol, growth restriction, and prolonged rupture of the membrane. तो ये क्योंकि ये सारी क्रॉनिक जो है कॉर्टिसोल जो है वो तो बता दिया कि आपको कि वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. इसके अलावा ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसमें क्या दोनों में जो एड्रीनलिन ज़्यादा रिलीज हो रही है और एड्रीनलिन जो है वो इंटर्न है वो कॉर्टिसोल की इंक्रीशन को इंक्रीज करती है. क्योंकि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में भी है जो बेबी IUGR है, ऑक्सीजन सप्लाई तो कम है, तो ऑटोमेटिकली जब आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो तो आपकी बॉडी एड्रेनालिन रिलीज करती है ताकि हार्ट रेट को इंक्रीज करे. इस वजह से इन टर्न जो है वो उसमें जो लंग मैच्योरिटी बेहतर होती है इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज एंड विद प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई द लंग मैच्योरिटी इज more in preterm infants which are in growth restricted fetus and with prolonged rupture of membrane. और डायबिटीज मेलाइटिस में जैसा बता दिया कि डायबिटीज मेलाइटिस में डिले होती है, उसमें जो है वो हाई इंसुलिन उसकी ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कॉर्टिसोल की रिलीज को इनहिबिट करेंगे. Inadequate amounts of surfactant result in poor lung expansion and poor gas exchange.
in infant delivering preterm prior to the maturation of the surfactant system. This result in condition known as RDS. इसलिए जो बेबीज जो वक्त से पहले डिलीवर होते हैं हम उनको स्टीरॉयड कवर देते हैं। उसमें उन बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो 23 और 27 के दरमियान हो, और उनमें जो है 10% होती हैं बिटवीन 34 एंड 36 वीक्स। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेराइकुलाइटिस। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम स्टेरॉयड कवर देने के से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। द स्टेरॉयड क्रॉस द प्लेसेंटा एंड स्टिमुलेट द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द स्टोर्ड फीटल पल्मोनरी सरफेक्टेंट इन द फीटल सेल। एक तो लंग डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लंग डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट है फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ठीक है जी, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो लंग की जो है डेवलपमेंट और उसकी एक्सपेंशन में बड़ा रोल इम्पोर्टेंट करती हैं, और अगर ये ना हो तो जो लंग है वो इट विल रिजल्ट इन हाइपोप्लेजिया। इसके अलावा जो ओलिगोहेड्रोमनोज है और डिक्रीज इंट्राथोरेसिक स्पेस इन डायफ्रामेटिक एरिया, they all lead to lung pulmonary hyperplasia, especially in the second trimester. ये जो लंग फीटल जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो तीसरा सिस्टम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट ये कहाँ से डेवलप होता है? 4th वीक में डेवलप होता है। इट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन बोथ क्रेनियल, कॉर्डल एंड लैटरल डायरेक्शन। और उसके बाद जो है द फोरगट जो है इट डेवलप्स, फोरगट एंडोडर्म गिव राइज टू द एसोफेगस, स्टमक, प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द ड्यूडेनम, लिवर एंड पैनक्रियास। ये आपको पता होना चाहिए मिडगट से क्या बनता है और हाइंडगट से, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 12 वीक्स में फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। जब इंटेस्टाइन एकदम से डेवलप होना शुरू हो जाती है तो एब्डोमेन में स्पेस कम हो जाती है और एक फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है जो कि अल्ट्रासाउंड पे विजुलाइज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। और अगर ये फेलियर ऑफ द गट टू री एंटर द एब्डोमिनल कैविटी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्फैलोसी, otherwise called exomphalos, and this condition is associated with क्रोमोसोम एनोमली। तो ये जो आप ये देख सकते हैं कि ये हर्निएशन हो रही है और अगर इंटेस्टाइन वापस ना जाएं तो ये एक इट कैन लीड टू कंजेनिटल एनोमली। उसके अलावा जो दूसरी कंजेनिटल एनोमली है वो है जी एट्रीजिया, ट्रैकियोएसोफेजियल एट्रीजिया। इसमें क्या होता है? Malrotation anomalies can result in volvulus and bowel obstruction. Atresia exists when there is a segment of the bowel in which the lumen is not patent and most commonly occurs in the upper GIT. As the fetus continually swallows amniotic fluid, any obstruction that prevents fetal swallowing or passage of amniotic fluid along with the gut will result in development of polyhydramnios. जैसा आपको पता है कि जो फीटस है वही फ्रूट स्वॉलो करता है और वही एक्सक्रीट करता है। तो अगर वहाँ पे गट में किसी लेवल पे, स्पेशली इन द अपर गट जो है एसोफेगस के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इट विल लीड टू पॉलीहाइड्रोमनोस। तो पॉलीहाइड्रोमनोस की डीडी में जो सबसे एक एसोफेजियल ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला इज आल्सो वेरी कॉमन। और उसमें क्या होगा? Connection exists between the distal end of the esophagus and the trachea. Without surgical intervention, the neonate can develop complications after birth, as breathing causes air to pass from the trachea to the esophagus and stomach, and feeding result in swallowed milk and stomach acid passing into the lungs. Some babies with tracheoesophageal fistula also have other congenital anomalies. This is called Bacterial syndrome. This is in which we stand for vertebral, anal, कार्डिक, ट्रेकियल, रीनल एंड लिम्फ एब्नॉर्मलिटीज। ये आप इसमें देख सकते हैं, पिक्चर को जाहिर करिए कि जब ट्रेकिया का एसोफेगस से कांटेक्ट होगा, जो भी बच्चा फीड कराया जाएगा वो लंग्स में जाएगा, वो निमोनिया करेगा। तो इसके ट्रीटमेंट ये होता है कि फौरन इसको जस्ट आफ्टर बर्थ जो है इसको सर्जिकली ट्रीट करना चाहता है, अदरवाइज बेबी जो है वो एस्पिरेट कर लेता है। उसके बाद मेकोनियम का उन्होंने बताया हुआ है कि जो है उसमें गट में जो बेबी जो स्टूल होता है और अंडर स्ट्रेस जो होता है पोस्टम बेबी जो होता है उसमें मेकोनियम जो है इस पास्ट इन द लाइकर, जिसको हम कहते हैं मेकोनियम स्टैंड लाइकर, और ये कैन लीड टू मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसके बाद बाकी डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि हम विद टाइम जो है इसको कवर कर लें। उसके बाद लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आ जाता है। लिवर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि लिवर का फंक्शन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ इज टेकन अप बाय द प्लेसेंटा। उसमें लिवर इतना मैच्योर नहीं होता।
जैसे जैसे लिवर की डेवलपमेंट शुरू होती है उसमें लिवर एंजाइम्स में कुछ डेफिशिएंसी होती है. For example, conjugated bilirubin from hemoglobin breakdown is actively transported from the fetus to the mother, with only a small proportion being conjugated in the liver and secreted in the bile. The fetal liver also differs from the adult organ in many processes. For example, the liver fetus has reduced ability to conjugate bilirubin because of the relative deficiency in the necessary enzyme that is gluconyl transferase. और उसके बाद क्योंकि लिवर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ होता और आफ्टर बर्थ द रूट ऑफ प्लेसेंटल रूट ऑफ एक्सेशन ऑफ अनजुगेटेड bilirubin in the presence of reduced conjugation, particularly in the premature infant, will result in transient unconjugated hyperbilirubinemia और फिजियोलॉजिकल जॉन्डस ऑफ द न्यूबॉर्न. उसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डस इस वजह से होता है क्योंकि लिवर जो है अभी मैच्योर नहीं होता और उसमें ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है. उसके अलावा जो लिवर ग्लाइकोजन स्टोरेज विद इन द लिवर इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द फर्स्ट टाइमेस्टर थर्ड टाइमेस्टर में इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज और प्री मैच्योर इन्फेंट्स में ये कम होती है. उसके बाद आ जाती है किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. जो है मेटानेफ्रॉन से किडनीज डेवलप होती है. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जेनिटल ट्रैक और जो है किडनी जो है जो यूरिनरी ट्रैक है दे डेवलप फ्रॉम द सेम साइड. इस वजह से इसमें अगर जेनिटल ट्रैक में यूट्रस ओवरी या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड आल्सो लुक फॉर द एनॉमलीज इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है जी. तो ये डेवलप फ्रॉम द मेटानेफ्रॉन्स और ये स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है. जो प्रोनेफ्रॉन्स हैं मीजोनेफ्रॉन्स हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं और जो मेटानेफ्रॉन्स हैं उससे किडनी डेवलप होती है. किडनी यूजुअली पहले पेल्विक ऑर्गन होती है, लेटर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है और जो कैल्शियल सिस्टम है इसका वो कलेक्टिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होता जाता है. जो किडनी जो है वो एब्डोमेन में मूव करती जाती है. अपवर्ड इसकी जो है माइग्रेशन शुरू हो जाती है और अगर ये अपवर्ड माइग्रेशन ना हो इट विल रिजल्ट इन पेल्विक किडनी, जिस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो अगर माइग्रेट ना हो तो पेल्विक किडनी होती है. उसके अलावा जो इसकी नॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें एक सबसे पहले तो डुप्लेक्स किडनी है. किडनी भी डबल हो सकती है, कलेक्टिंग सिस्टम की डुप्लीकेशन हो सकती है. उसके अलावा जो है एब्सेंट किडनी हो सकती हैं. उसके अलावा जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनीज हो सकती हैं. उसके बाद जो मेल जो बेबीज हैं उनमें पोस्टीरियर यूथरल वॉल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से उसमें जो बेबी की किडनीज और हाइड्रोयूरेटर कैन रिजल्ट इन हाइड्रोनेफ्रोसिस. ठीक है जी. So in human, all of the branches of the ureteric bud and nephron units have been formed by 30 to 36 weeks. However, the structures are not yet mature and the maturation of the excretory and concentrating ability of the fetal kidneys is gradual and continues after birth. ठीक है जी. इसके में पिक्चर में आप देख सकते हो कि पहली पिक्चर में जो बी है वो ब्लैडर है, उसमें पोस्टीरियर यूथरल वॉल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे आपको जो एरो है वो आपको बता रहा है द टिपिकल की होल साइन इन द फीटल ब्लैडर वेयर द डायलेटेड अपर पोस्टीरियर यूरेथ्रा इज इंडिकेटेड. ठीक है जी. पोस्टीरियर यूरेथ्रा वॉल है तो वो डायलेशन नजर आ रही है और दूसरे में आप डायलेटेशन ऑफ द कलेक्टिव सिस्टम ऑफ द फीटल किडनी देख सकते हैं. उसके अलावा जो किडनी की नॉर्मेलिटीज हैं दैट विल, अगर एब्सेंट किडनी है और तो उसमें क्या होगा, फीटल यूरिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में कैसे वो मैनिफेस्ट करेगा, ऑलिगोहेटेरोमनियोसिस. जिस तरह ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो तो पॉलीहेटेरोमनियोसिस होता है. इसी तरह as the fetal urine forms much of the amniotic fluid, renal agenesis will result in severe reduction or absence of amniotic fluid. Babies born with bilateral renal agenesis, which is associated with other features such as widely spaced eyes, small jaw, and low set ears, results that are secondary to oligohydramnios, do not pass urine and usually die either as a consequence of renal failure or pulmonary hypoplasia, again secondary to severe oligohydramnios. तो जिसमें किडनी जो है वो डेवलप नहीं होगी उसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसको हम पॉटर सिंड्रोम कहते हैं और उसमें इंट्रायूट्राइन लाइफ में यूजुअली डायग्नोज हो जाता है बिकॉज ऑफ द oligohydramnios.
ठीक है जी, अगला जो टॉपिक है स्किन एंड हीमोस्टेसिस का। स्किन का जो है उसमें स्किन डेवलपमेंट जो होती है आहिस्ता होती है। इनिशियली जो है स्किन परमिएबल होती है, देन इट्स बिकम इम्परमिएबल। ये सारी डिटेल आप पढ़ लो। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड पे। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेड ब्लड सेल्स एंड इम्यून इफेक्टर सेल्स आर derived from the pluripotent hemopoietic cells first noted in the blood islands of the yolk sac. By 8 weeks, yolk sac is replaced by liver, and by 20 weeks, it is all cells are produced by the bone marrow. ठीक है जी। उसके बाद इम्यून सिस्टम का उन्होंने बताया, ये आप खुद पढ़ेंगे। हम आ जाते हैं हीमोग्लोबिन पे। इसमें जो याद रखने वाली बात है, the fetus normally produces only small amount of IgM and IgA which do not cross the placenta. Detection of IgM and IgA in the newborn without IgG is indicative of fetal infection. ठीक है जी। तो प्लेसेंटा का क्योंकि वो क्रॉस नहीं करती, और अगर फीटस में IgM और IgA डिटेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है इट इज़ अ फीटल सोर्स, इट इज़ नॉट फ्रॉम मैटरनल सोर्स, एंड इट इंडिकेट्स फीटल इन्फेक्शन। उसके बाद हीमोग्लोबिन एफ, जो डिफरेंस बिटवीन द फीटल एंड द एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एमसीक्यू आते हैं। मोस्ट हीमोग्लोबिन इन द फीटस is the fetal hemoglobin, which is called hemoglobin F, which has 2 alpha gamma chains. ठीक है जी, 2 alpha and 2 gamma. They're different from adult hemoglobin, which has 2 alpha and 2 beta chains. और hemoglobin A2 जो है वो alpha 2 alpha and 2 delta chains. 90% of the fetal hemoglobin is hemoglobin F between 10 and 28 weeks. From 28 to 30 weeks, switchover start occurring, and ratios become hemoglobin F to A is 80 to 20, and by 6 months only 1% of hemoglobin is F. उसमें जो उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि it has a high affinity for fetal hemoglobin, has a high affinity for oxygen then compared to adult hemoglobin, and its association with the higher hemoglobin concentration, it enhances transfer to oxygen across the placenta. इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं वो थैलेसीमियास की हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिजल्ट इन थैलेसीमिया, स्पेशल कॉमन है पाकिस्तान में, बड़ी डिजीज स्पेशली ड्यूरिंग इन कजन मैरिजेस। द थैलेसीमियास आर अ ग्रुप ऑफ genetic hematological disorders characterized by reduced or absent production of one or more of the globin chains of hemoglobin. Beta thalassemia result from reduced or absent production of beta globin chains. As the switch to over from F to A describes above occurs, the absent or insufficient beta globin chains shorten red cell survival with destruction of these cells within the bone marrow and spleen. Beta thalassemia major results from the inheritance of the two abnormal genes. Without treatment, it can lead to severe anemia, FGR, poor musculoskeletal development, and skin pigmentation due to increased iron absorption. In the severest form of alpha thalassemia, which is with no alpha globin chains are present, severe ये तो जो alpha thalassemia major होता है that is incompatible with life, और ये intrauterine life में ही hydrops का present करेगा, और जो baby है fetus will have anemia, cardiac failure, hepatosplenomegaly and generalized edema. Infants are still born or die shortly after birth. उसके बाद हम आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस आर प्लेस्ड बाय 12 week gestation. TARH and GnRH have been identified in the fetal hypothalamus by the end of the first trimester. Testosterone produced by the interstitial cells of the testes is also synthesized in the first trimester pregnancy and increase to 17 to 20 weeks, which mirrors the differentiation of the male urogenital tract. ग्रोथ हार्मोन जो है 12 वीक्स पे करते हैं, और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस T4 from 10 to 12 weeks. Growth restricted fetuses exists in a state of relative hypothyroidism, which may be a compensatory measures to decrease metabolic rate and oxygen consumption. उसके बाद आ जाते हैं जी behavioral state. The fetal movements कब start होती हैं? The first activity is the beating of the fetal heart, जो कि 5 वीक्स पे जो है वो टीवी ट्रांसमिनल अल्ट्रासाउंड पे फीटल कार्डियक एक्टिविटी नजर आ जानी चाहिए अगर द हेल्दी फीटस, और 7 वीक्स पे बाय एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जो है फीटल मूवमेंट्स कब स्टार्ट होती हैं? दे एट 7 to 8 weeks. These starts as just discernible movements and graduate through starlets to movements of arms and legs. Breathing movements
and by 12 weeks yawning, sucking and swallowing. तो 7 to 8 weeks ये जो मदर जो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फीटल मूवमेंट्स बाय 20 वीक्स, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड पे विजुलाइज हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कुछ स्लीप पैटर्न का बताया हुआ है जो कि आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, इसमें भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। By 12 weeks gestation, the amnion comes into contact with the inner surface of the chorion and the two membranes become adherent, जिसको हम choriodecidual plate, जो amnion है वो chorion से आके मिल जाएगा और यानी कि वो दोनों जो membranes है आपस में fix हो जाती हैं, and the two membranes become adherent but never intimately fuse. Neither the amnion nor the chorion contain vessels or nerves, but both do contain a significant quantity of phospholipids as well as enzymes involved in phospholipid hydrolysis. Choriodecidual function is thought to play a vital role in the initiation of labor through the production of prostaglandin E2 and F2 alpha. जो प्रीटर्म लेबर में क्या होती है कि ये मेम्ब्रेन जो है, ये कोरियोडिसिडल मेम्ब्रेन जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है और उसकी वजह से लेबर प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है। और एमनियोटमी जो हम इट्स अ मेथड ऑफ इंडक्शन वो भी इसलिए करते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो, क्योंकि कोरियोडिसिडल पेट में जिसमें है इट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जिसमें होती है। The amniotic fluid is initially secreted by the amnion. By the 10th week, it is mainly a transit of the fetal serum via the skin and umbilical cord. ठीक है जी, from the 16 weeks, the fetal skin become impermeable to water, and the net increase in amniotic fluid is through a small imbalance between the contributions of the fluid through the kidneys and the lung fluids and removal by fetal swallowing. तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो इसकी फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है। पहले जो है वो इट इज सिक्रेटेड बाय द एमनियन, और जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, उसके बाद मेनली जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में इट इज जो फ्लूइड डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। The amniotic fluid contain growth factors as well as multipotent stem cell, the function of the which at present is unknown. Amniotic fluid volume increases progressively. ये सवाल भी एमसीक्यू में आता है, 10 वीक्स पे कितना होगा, 38 वीक्स पे कितना होगा और फिर कितना कम हो जाएगा। इसमें से कोई भी जेस्टेशनल एज पे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। The reason for the late reduction has not been explained. The amniotic fluid basically कहते हैं कि प्लेसेंटा फंक्शन जो है क्योंकि वो कम होना शुरू हो जाता है तो बॉडी जो है उसका बॉडी बेबी का फंक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, किडनी फंक्शन जो किडनी ब्लड सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई एट टर्म जो है क्योंकि प्लेसेंटल फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 40 वीक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो जो है रीनल एक्सक्रीशन कम हो जाती है जिसकी वजह से 42 वीक्स के ऊपर जो amniotic fluid भी कम हो जाएगा। The amniotic fluid index is calculated by the total measurement of the deepest pool in the four quadrants. इसके functions आपको याद होने चाहिए। Protects the fetus from mechanical injury, permits movements of the fetus while preventing limb contraction, prevent adhesions between the fetus and the amnion, permit fetal lung movement in which there is two-way movement of the fluid into the fetal bronchioles. Absence of amniotic fluid in the second trimester is associated with pulmonary hyperplasia. एक तो उसको वो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, उसके अलावा उसके लिम्स डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है, तीसरी लंग डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। Major alteration in the amniotic fluid volume occurs when there is reduced contribution of fluid into the amniotic sac in conditions such as renal agenesis, cystic kidney, or FGR oligohydramnios result. Reduced amount of fluid, removal of fluid in conditions such as congenital neurovascular disorders, anencephaly and esophageal anesthesia that prevents fetal swallowing is associated with polyhydramnios. तो oligohydramnios और polyhydramnios की डीडी आगे भी है, इनमें आपने ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। अच्छा जी, ये अब हमने ये टॉपिक तो खत्म कर लिया। इसके बाद एक चीज जो डिस्कस करने वाली है, ये जो क्वेश्चन आपके इसमें एंड पे दिए होते हैं ये प्लीज आप इनकी गो थ्रू हुआ करें ताकि आपको कम से कम SCQ जो है वो अटेम्प्ट करने आ जाए।
जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ये तो सिंपल है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है. A 26 years old is admitted into the labor ward at 32 weeks gestation. She gives a history suggestive of preterm rupture of membrane and experienced uterine contraction. On abdominal examination, the fetus cephalic presentation. On vaginal examination, clear liquid draining, cervix 8 centimeter, and she rapidly goes to have an uncomplicated vaginal delivery of a male infant of 1.6 kg. At birth, he is intubated because of the poor respiratory effort and transferred to the neonatal care. As a premature infant, which complications is to be particularly at risk? तो इसमें आपने सारी उन्होंने ब्रीफ करके बता दी है. ये वैसे भी आपको रिवाइज करने के लिए अगर आप ये याद करो तो आपको इजी हो जाएंगी कि ये आपको कम से कम एंड पे आपको रिवाइज करने में आसानी है कि सारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. उसके बाद जो अगला सवाल है वो है उसका Lipid rupture of membranes with meconium staining and is experienced uterine contraction. She was seen at 10 weeks gestation. इसको आप छोड़ो, आप अगला जो है ना वो कर लेते हैं congenital anomaly का. Or 25 years old nulliparous woman had a detailed fetal anomaly ultrasound scan at 20 weeks. This shows reduced amniotic fluid and an enlarged thick wall bladder and a dilated urethra with a keyhole sign. उसमें के अभी हमने जो देखा है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल जिसमें होती है उसमें की होल साइन होता है अल्ट्रासाउंड पे. बायलैटरल हाइड्रो ureteronephrosis, dilated ureter and renal pelvis, and bilateral echogenic kidneys. The fetus was a male. There was no other fetal structural abnormalities. The findings at the dating scan at 12 weeks had been apparently normal. She has no family or personal history of renal problem. What is the diagnosis? इसमें जो उन्होंने ये कहा ना कि अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फीटस में एक भी एबनॉर्मलिटी नजर आए तो यू हैव टू लुक फॉर द अदर एबनॉर्मलिटीज. ठीक है जी. तो likely diagnosis is posterior urethral valves, which is the most common congenital cause of bladder outflow obstruction in male neonates. This occurs in 1 in 5,000 male births and is caused by obstructed membrane in the posterior urethra as a result of abnormal in utero development. The differential diagnosis include urethral atresia and bilateral vesico-ureteric reflex. The majority of these cases are suspected prenatally and referred to specialist center. उसमें वो क्या करेंगे? Early prenatal diagnosis, ultrasound evidence of echogenic renal parenchyma and reduced amniotic fluid have been identified as a predictor of poor prognosis in this case. Prenatal interventions such as percutaneous ultrasound guided vesicocentesis, drainage of the bladder can be used to relieve the obstruction temporarily. Ultrasound guided placements of the vesicoamniotic shunts seems to improve perinatal survival. यानी कि shunts जो हैं वो bladder से डाल दीजिए amniotic में ताकि जो urine है वो amniotic fluid में excrete होता जाए. Whether this treatment is conservative management is used, however, the surviving children have a high risk of end-stage renal disease requiring dialysis and transplantation. The condition accounts for 20 to 30% of pediatric renal transplantation in the UK. ये क्वेश्चंस प्लीज आप उनसे गो थ्रू जरूर हुआ करें ताकि आपको काफ़ी आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है. सो अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए लेक्चर में थैंक यू.